नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हिजाब पर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है और अदालत में भी लड़ी गई है और इसको लेकर के आज अदालत में एक मत विभाजन रहा दो जजों की बेंच में। फिलहाल हिजाब बैन बरकरार रहेगा। बड़ी बेंच इस हिजाब बैन पर सुनवाई करेगी। बड़ी बेंच के लिए CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास मामला जाएगा। नए सिरे से हिजाब बैन पर सुनवाई होने वाली है। दोनों जजों का फैसला अलग अलग हुआ। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने बैन का फैसला रद्द किया, लेकिन जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को बरकरार रखा। अब हिजाब पर ये जो लड़ाई है बैन के साथ, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने ये बोला कि बैन के खिलाफ जस्टिस सुधांशु धूलिया। दोनों की राय अलग अलग थी और क्या राय है वो आपको बताएंगे हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। आशीष आज सारे टाइम अदालत में थे जब ये मामला चल रहा था। आशीष, एक एक करके अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि किस जज ने क्या फैसला किया। जी देखिए, काफ़ी अहम है और फैसला भी आ गया है संकेत, और 209 पेजों का ये फैसला है दोनों जजों का। और ख़ास बात यह है कि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने जो फैसला लिखा है, जिन्होंने हिजाब बैन को माना है, उसकी पुष्टि की है कि हिजाब पर बैन बरकरार होना चाहिए, उन्होंने 133 पेज लिखे हैं और बाकी के 73 पेज जस्टिस धूलिया ने लिखे हैं, जिन्होंने कहा है कि हिजाब बैन का फैसला सही नहीं था, उसे रद्द किया है। काफ़ी अहम ये बात है। छोटा एक आदेश प्रोनाउंस हुआ था, लेकिन अब बड़ा आदेश आ गया है और बात हो रही है। दोनों पक्ष एक तरीके से दोनों जज अपनी अपनी राय बता रहे हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता की ये राय थी कि इस मामले में जो है इतना ज़्यादा निष्पक्ष, इतना ज़्यादा नहीं जाने की जरूरत है और ये हिजाब बैन को बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने कुछ सवाल भी तैयार किए कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता की जो आज़ादी है, धार्मिक अपने धर्म को मनाने की, वो क्या, उसका सीमा और दायरा क्या होना चाहिए। इसके अलावा क्या हिजाब बैन जो है वो इसके दायरे में आता है जहाँ पर छात्राओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी और उनकी निजता का अधिकार प्रभावित होता है। क्या ये अधिकार उनके विशिष्ट अधिकार हैं, उनका पालन होना चाहिए। इस तरह की उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। उन्होंने अभी अपने आदेश में कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक देश है जिसमें बहुत सारे धर्म हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, आस्थाएं हैं, भाषाएं हैं, भोजन है अलग अलग, और धर्मनिरपेक्षता को के ऊपर उन्होंने कहा है कि अलग तरीके से समझना होगा और कोई भी राज्य किसी धार्मिक गतिविधि के साथ जुड़ा नहीं हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है राज्य सरकार को ऐसा दिखना चाहिए कि वो हर धर्म और हर आस्था का वो सम्मान करता है, लेकिन वो किसी के साथ, वो किसी के पक्ष में नहीं है, उसको गैर भेदभावी होना चाहिए। ये करार दिया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने बताने की कोशिश की है कि जो ये आदेश है जो हिजाब बैन का, वो किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ता कह रहे थे। लेकिन उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता का मतलब जो है वो धर्म के प्रति तटस्थ होना चाहिए, उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। वो ये पक्ष दे रहे हैं कि कर्नाटक का जो फैसला था कि यूनिफॉर्म बनाई जाए और हिजाब बैन जो किया गया उसको वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी नज़र में, कह रहे हैं कि ये ठीक फैसला था और ये किसी धर्म से गतिविधि से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जो जस्टिस धूलिया हैं वो अपनी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वो इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा, हालांकि 73 पेज का फैसला लिखा, उन्होंने पहले ही कहा कि इतने ज़्यादा धर्म की अनिवार्य प्रथा है नहीं है इस्लाम की, हिजाब इसमें नहीं जाना चाहिए था हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती की है वहाँ पर जाकर, क्योंकि गलत तरीके से ये सब बातें रखी गई। ये अभिव्यक्ति की बात है, आज़ादी की बात है, ये छात्राओं की पसंद की बात है। वो चॉइस का मैटर इसे बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैटर ऑफ चॉइस है कि कोई छात्रा हिजाब लगाए या ना लगाए। इसके बाद उन्होंने एक भारत में जो लड़कियों की, बालिकाओं की जो शिक्षा की स्थिति है उस पर अपनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा है कि क्या किसी जिस देश में पहले ही महिलाओं को की शिक्षा इतनी जटिल है, इतनी कठिनाई है, उनको बहुत कठिनाइयाँ खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में उठानी पड़ती है। पहले माँ के साथ वो दैनिक कार्य करती हैं, उसके बाद वो स्कूल कॉलेज जाती हैं, बहुत मुश्किलें उनको होती हैं। ऐसे में इस तरह का हिजाब बैन का आदेश जारी करके क्या उनके उनके जीवन को हम क्या बेहतर बना रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि स्कूलों में जो है वो अनुशासन आवश्यक है, लेकिन स्वतंत्रता और गरिमा की कीमत पर ये नहीं होना चाहिए। स्कूल के दरवाजे पर किसी कॉलेज की छात्रा से हिजाब निकालने की बात कहना उसकी निजता और उसकी गरिमा का हनन है। बड़ी बात उन्होंने कही है यहाँ पर, क्योंकि यही बात याचिकाकर्ता उठा रहे थे। कपिल सिब्बल ने यही कहा था कि स्कूल के गेट तक आप हिजाब की परमिशन देते हैं,
कि हिजाब, लेकिन स्कूल की कक्षा में जाकर आप हिजाब पहनने की वो नहीं देते। कहीं ना कहीं उस बात को माना और कहा है ये गरिमा और स्वतंत्रता की बात है, आज़ादी की बात है, इसलिए उन्होंने इस पूरे फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के विरोध किया है, कर्नाटक सरकार के उस फैसले को विरोध किया है जिसमें हिजाब बैन के आदेश जारी किए गए थे। तो बड़ा मामला है, लेकिन कुल मिलाकर ये सिर्फ एक बहस का मुद्दा है संकेत, क्योंकि ये सिर्फ एक बहस ही रह गया है, क्योंकि ये कोई फैसला नहीं है, ये कोई एक तय कानून अभी नहीं आया है। हिजाब की लड़ाई और लंबी हो गई है, क्योंकि अब ये मामला 3 जजेस के पास जाएगा, उन 3 जजेस के पास जाएगा जिन्होंने इस केस को पहले नहीं सुना है ना। उसमें इस बेंच से कोई नहीं होंगे। जस्टिस गुप्ता तो रिटायर हो जाएंगे, कल उनका आखिरी कार्य दिवस है, लेकिन जस्टिस धुलिया भी उस बेंच में नहीं होंगे। वकील भले ही वो रहेंगे, फाइलें वही रहेंगी, दस्तावेज वही रहेंगे, एफिडेविट वही रहेंगे, तमाम चीज़ें, फैक्ट भी वही रहेंगे, स्थिति भी वही रहेगी और दलीलें भी लगभग वही रहेंगी, लेकिन जज नए होंगे, उनकी सोच नई होगी, उनकी टिप्पणियां नई होंगी, उनका फैसला नया होगा। ये बात अलग है कि अब जनता अपनी राय बना सकती है कि वो किस जज की राय से सहमत है, लेकिन कानूनी तौर पर तो अब 3 जजों की बेंच ही तय करेगी क्या मामले को वो डिसाइड करे। क्या इस मामले में धर्म की अनिवार्यता पर जाना जरूरी है, क्या इस मामले में संवैधानिकता पर जाना जरूरी है, या इस मामले को सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म ड्रेस कोड तक हम समझकर फैसला दें। क्या हम इसमें फिर धर्म की अनिवार्यता को लेकर इंटरप्रेट करें कि हिजाब कब आया, हिजाब का पूरा इतिहास क्या है, कुरान हिजाब के बारे में क्या कहता है, या फिर जैसे धुलिया कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको आज़ादी पर, मौलिक अधिकारों पर, गरिमा के अधिकार पर, चॉइस के अधिकार पर, पसंद के अधिकार पर इसको फैसला देना चाहिए, या वहां तक सीमित रहें। क्योंकि अगर वहां तक संकेत सीमित नहीं रहेंगे, अनिवार्यता पर आप चले जाएंगे, संवैधानिकता के मुद्दे पर चले जाएंगे, तो फिर यह मामला संविधान पीठ को जाएगा और बहुत वक्त इसमें लगेगा। और तब तक हम ये भी जानना जरूरी है कि हिजाब की बैन की जो स्थिति है आज की डेट में, हिजाब बैन रहेगा कर्नाटक में जब तक सुप्रीम कोर्ट का बेंच आगे सुनवाई नहीं करेगा। यानी इस पूरी कवायद के बाद हम 15 मार्च के दिन फिर वापस पहुंच गए हैं, उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर हिजाब बैन लागू हो गया था। तो फिलहाल इंतजार की घड़ियां लंबी हो गई हैं, लेकिन जजों ने अपनी अपनी राय दी है। एक हिजाब बैन के पक्ष में है, दूसरे उसके खिलाफ हैं। ये अब मुद्दा ये है कि जो 3 बाकी जज होंगे उनकी राय किनके साथ मिलेगी, तब जाकर ये मुद्दा आखिर सोल्व होगा। जी आशीष, एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था, उसका जवाब तो आपने दे दिया कि अब जमीन पर क्या हकीकत बदलेगी। तो आपने ये बताया कि जो बैन है कर्नाटक में वो तो रहेगा, लेकिन देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेता तो वो सिर्फ कर्नाटक तक ही सीमित ना रहता, वो फिर पूरे हिंदुस्तान के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाता कि उसके बाद फिर बाकी और जगहों पर भी वो चीज़ बतौर कानून लागू हो जाती कि बैन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो आगे की कानूनी कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं कि अब एक 3 जज बेंच या ऊंची बेंच जो है और जजों की बेंच बैठेगी, संभवतः उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये पता चल गया है कि ये बेंच कब बैठेगी, या हमें ये पता चल पाया है कि कब तक इसमें फैसला होगा, या फिर कानूनी प्रक्रिया एक नए सिरे से दोबारा शुरू होगी या फिर जितना समय लगे? जी देखिए, हाँ अभी पता नहीं है। ये 2 तरीके से आगे बढ़ेगा केस। पहला केस ये कि क्योंकि ये पूरा केस जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यूयू ललित के पास जाएगा, ये अब तक ये आदेश पहुंच चुका होगा उनके पास। एक तो वो प्रशासनिक तौर पर तय करें, अभी तय कर दें कि भाई वो नियुक्त कर दें, कोई बेंच का गठन कर दें कि 3 जजेस की ये बेंच इस मामले को सुनेगी और इस दिन सुनेगी। दूसरा तरीका ये है कि याचिकाकर्ता है, मुझे लगता है याचिकाकर्ता जो मुस्लिम पक्ष प्रभावित है वो जल्द ही जल्द कल या अगले हफ्ते सोमवार को ही मेंशन करे चीफ जस्टिस के सामने कि एक ऐसा केस हुआ है जिसमें स्प्लिट जजमेंट है, दोनों जजों की राय अलग है, 3 जजों की बेंच की जल्द सुनवाई की जाए उनको गठित करके, क्योंकि वहां पर छात्राएं प्रभावित हो रही हैं। वो बार बार कह रहे थे कि हजारों छात्राएं पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, कि सैकड़ों छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है। ये फंडामेंटल राइट की भी बात है और ये धर्म की बात है, धर्म और शिक्षा के बीच में किसी एक को चुनने की बात है, ये उनका ये दावा रहा है। तो ऐसे में एक ये अभी थोड़े वक्त में पता चल जाएगा, 1 या 2 दिन में या 4 दिन में, सोमवार तक, कि क्या इस मामले की जल्द सुनवाई हो रही है। जल्द सुनवाई हो रही है तो कब ये सुनवाई होगी, 3 जजेस की जो बेंच होगी उसमें कौन कौन से जज होंगे। फिर ये एक नए सिरे से आप इसलिए कह रहे हैं बार बार कि वो तीनों जज नए जज होंगे, उन तीनों को आपको कन्विंस करना पड़ेगा। फिर ये मुद्दा संवैधानिक मुद्दे की तरफ अगर चला गया, जैसा कि जस्टिस गुप्ता कह रहे हैं कि संवैधानिक मुद्दा है, सबरीमाला में इसी तरह के मुद्दे
पेंडिंग है 9 जजों के पास कि भाई धर्म के मामले में किस हद तक, धार्मिक प्रथा के मामले में किस हद तक सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है। 9 जजेस के पास ये पेंडिंग है, जिसमें सबरीमला का मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा है, दाऊदी बोहरा में खतना प्रथा का मुद्दा है, मुस्लिम समुदाय के भी कुछ मुद्दे वहां पर पेंडिंग हैं। तो ऐसे पारसी धर्म में अगियारी की जो एक प्रथा है वो भी पेंडिंग है। तो ऐसे में ऐसा अगर ये वहां पर चला गया तो ये लंबी और बहुत लंबी लड़ाई हो जाएगी। और ऐसे में अभी फौरन और फौरी राहत जो मुस्लिम पक्ष को चाहिए वो चाहिए कि वो जो बैन है हिजाब पर वो हटे। तो ऐसे में इस मुद्दे को जितना हम संक्षेप में रखेंगे और जितना संवैधानिक मुद्दे से बाहर रखेंगे, इसको मैटर ऑफ चॉइस, मैटर ऑफ राइट के तौर पर बनाकर पेश करेंगे, तो ये मुद्दा उतनी जल्द यहाँ पर सुलझने के आसार हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस पूरे देश में कानून और नजीर वो फैसला बनेगा। लेकिन ये संवैधानिक मुद्दों की तरफ जब ये मुद्दे चले जाते हैं तो उनके फैसलों में न केवल देरी होती है बल्कि उन फैसले काफी कठिन भी होते हैं और मुश्किल। हमने अयोध्या फैसला देखा, हमने 3 तलाक फैसला देखा, राइट टू प्राइवेसी वाला फैसला देखा, कितना वक्त लगा, कितने वक्त में सुनवाई जी, बिल्कुल वो आधार से निकला था। सबसे बड़ी बात यह है कि राइट टू प्राइवेसी कोई मुद्दा ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट में। संकेत, वो आधार की जब सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र सरकार ने यह मुद्दा उठाया था कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार तो संविधान में है ही नहीं, तो ऐसे में उसे कैसे हम राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच मान ले आधार को। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर 7 जजेस की बेंच इसलिए बनाई कि पहले यही डिसाइड करेंगे कि राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार है कि नहीं है। तो इसी तरीके से एक मौलिक अधिकार से दूसरे मौलिक अधिकार निकलते हैं। और आपको मैं बता दूं संकेत, पहले मौलिक अधिकार, जीने के अधिकार में इतने अधिकार शामिल नहीं थे। करीब 40 तरह के मौलिक अधिकार हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग वक्त पर उनको मौलिक अधिकार बनाया है जीने के अधिकार के तहत, जिसमें सोने का अधिकार भी शामिल है, जिसमें बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो पहले अधिकार, जो मूल ढांचा जो संविधान का था उसमें नहीं था, जिसमें प्राइवेसी का अधिकार इन्होंने शामिल किया है। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं। तो ऐसे में ये मुद्दा बहुत आगे तक चला जाएगा और काफी कठिन भी हो जाएगा और बहुत मुश्किल होगा और बहुत लंबा वक्त भी लग सकता है। लेकिन क्या है कि अदालती कार्रवाई जब शुरू होगी, जल्द से जल्द जब अदालती कार्रवाई शुरू होगी तो फिर वो क्या रुख लेती है, ये तो जब कार्रवाई चलेगी तभी पता लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही विस्तार से और अच्छे से ये पूरा आज जो हुआ प्रकरण वो समझाने के लिए। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अंबर जैदी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर अस्मा तैयबा, सदस्य AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। जीनत शौकत अली, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। और हाजी मेहरदीन रंगरेज, इस्लामिक स्कॉलर। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंबर जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। आज दोनों जजों ने अपनी अपनी बात रखी है सामने। एक जज साहब हैं जिन्होंने ये कहा कि बैन नहीं हटना चाहिए, दूसरे जज साहब हैं जिन्होंने कहा कि, और उन्होंने अपने तर्क दिए कि उनको क्यों ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कर्नाटक में ये हुआ वो नहीं होना चाहिए था। क्या कहेंगी आप, आपकी राय क्या है? देखिए संकेत जी, आज जब ये फैसला आया है, मुझे ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि दुनिया भर बड़ी उम्मीद से भारत की ओर देख रहा होगा, क्योंकि अब जबकि ईरान में हिजाब को लेकर एक बड़ी क्रांति चल रही है और साथ ही साथ उनके और भी देश दुनिया भर के उसमें आवाज मिला है। भारत दुनिया का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में हिजाब के मुद्दे को लेकर एक जो फैसला कोर्ट की तरफ से आना चाहिए था, जो उम्मीद मुझे पर्सनली थी, वैसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं और कई सारे हाईकोर्ट की रूलिंग रही है जिसमें ये साबित हुआ है कि जो हिजाब है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। उसके बावजूद भी जो स्प्लिट जजमेंट आया है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि आने वाले समय में अगर लार्जर बेंच हिजाब को कहीं ना कहीं इस तरह की इंस्टीट्यूशन में लागू कर देती है तो आगे जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनका भविष्य, उनकी एजुकेशन पे काफी असर पड़ेगा और आगे उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जो स्थिति आज ईरान में है, जिस तरह से मोरालिटी पुलिस हर धर्म और जाति की लड़कियों पर हिजाब को जबरदस्ती करती है और किस तरह से उनको मारा जा रहा है, दर्जनों महिलाएं अब तक मारी जा चुकी हैं और स्थिति जो ईरान में है वो भारत में होते देर नहीं लगेगी। तो हम मानते हैं कि जो महिलाओं पर एक प्रैक्टिस सदियों से लागू की गई है, बहुत सारे लोग इसको मानते हैं कि धर्म का हिस्सा है जबकि धर्म का हिस्सा नहीं है, तो हमें उस एस्पेक्ट को निग्लेक्ट ना करते हुए हमें ये भी सोचना होगा कि कल भारत में वैसी स्थिति ना बने।
हम वैसे ही जो लिटरेसी रेट है मुस्लिम महिलाओं का वो पहले ही कम है, और धर्म के नाम पर इस तरह की प्रैक्टिसेस को महिलाओं पे लागू किया जाता है। कुरान में तो सबसे पहले जो चीज कही गई है कि आप इल्म हासिल करें, सबसे पहली आयत वही है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और इस्लाम उसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस भी करता है। लेकिन हमारे धर्म गुरुओं को और समाज के लोगों को उस पर उतना ज्यादा ध्यान नजर नहीं आता, बल्कि जो महिलाओं के ऊपर जो उनके ऊपर कानून और बंदिशें लागू करने की चीजें होती हैं, वो दायरे तय करनी होती है, उस पर बड़ा उनका फोकस होता है, उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। तो महिलाओं के अधिकारों के नाम पर और राइट टू चॉइस के नाम पर जो इस तरह की प्रैक्टिसेस को लागू करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ज्यादा अफसोस की बात है और कहीं ना कहीं कंसर्निंग भी है आने वाले भविष्य के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर अस्मा, आपकी क्या राय है? आपने सुना जजेस ने क्या बोला? संभवतः अब तक आपने पढ़ भी लिया होगा, सुन लिया होगा उन्होंने क्या क्या बोला अपने ऑर्डर में। कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन तर्क दोनों ने दिए हैं अपने अपने। जी जी, मैं बोलूं? जी, आपकी राय। जी, हम वेलकम करते हैं जो जस्टिस धुलिया ने बात कही है बहुत साफ क्लैरिटी के साथ कि यहाँ पर मैटर लड़कियों की तालीम का है, एजुकेशनल राइट्स का है, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके बताया कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ लड़कियों को पहले ही घर से निकलते वक्त तक काफी जदोजहद करनी पड़ती है, उनके स्ट्रगल्स हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया कि ये मैटर बच्चियों की तालीम का मामला है, इसमें हमको आसानियां पैदा करना चाहिए था, और यही बात इनके जहन में रही जब इन्होंने ये जजमेंट लिखा है। और उन्होंने कर्नाटका हाईकोर्ट के बैन को जो रॉन्ग कहा, और खास तौर पे इस आज का जो दोनों जजेस की बात आई है उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने कहा कि कर्नाटका हाईकोर्ट रॉन्ग था, गलती उन्होंने की जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की तरफ वो अपनी बहस में गए। असल तो उनको फोकस करना चाहिए था कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो एजुकेशन फॉर ऑल हैं, जैसे कि लड़कियों की तालीम, लड़की की शिक्षा, ये सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। तो हम वो जो पार्ट है जिसको उन्होंने बहुत इलेबोरेट किया, नथिंग मोर नथिंग लेस, जस्ट चॉइस की जो उन्होंने बात कही, और इसके साथ साथ उन्होंने स्क्वैश किया जो गवर्नमेंट का जियो है, जो February 5 का जो जियो था उसको उन्होंने स्क्वैश किया। तो इस तरह से उन्होंने असल जो इशू है वो मुद्दा उसको सबके सामने लाया है कि यहाँ लड़की की शिक्षा ये असल मुद्दा है। वो हिजाब की तरफ जिस तरह गया है और जिस तरह बाकी के धर्मों के लोगों को हिजाब यानी अपनी मजहबी चीजें, उनकी धार्मिक चीजों की इजाजत है, तो मुसलमान लड़की को नहीं रोकना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है जो उन्होंने इलैबोरेट की। कंपैरेटिवली जो दूसरे जज हैं वो अभी कोई ज्यादा बात उनकी तरफ से आई नहीं है, बस उन्होंने कहा है कि हम 11 सवाल के हमने जवाब दिए, हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि जजमेंट आएगा तो फिर हम आगे अपनी टिप्पणी दें। शुक्रिया जी। जीनत शौकत अली, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जीनत जी, यहाँ पर बात शुरू हुई कि हिजाब जरूरी है या नहीं है इस्लाम में। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स आए जिनका ये कहना था कि एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। अभी आप सुन रही थी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अस्मा, उन्होंने कहा कि इस चीज पर कानूनी बहस इस तरफ जानी ही नहीं चाहिए थी, बात ये होनी चाहिए कि राइट टू एजुकेशन हो या ना हो। लेकिन आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अब जब ये एक हायर बेंच में बात होगी तो जाहिर सी बात है सारे एस्पेक्ट्स पर बातचीत निकलेगी। अभी थोड़ी देर पहले आशीष भार्गव बता रहे थे कि अदालती कार्रवाई में ही अलग अलग करके कई पहलुओं पर बातचीत होती है। मसलन आप पूरी वो डिबेट देख लें आधार वाली, वहीं से राइट टू प्राइवेसी का मसला निकला। ओरिजिनली वो करना नहीं चाहते थे अदालत, लेकिन बाद में से बात निकली। तो आपको लगता है कि ये एक मौका है जिसमें ये फैसला भी लिया जा सकता है या इस पर भी बहस होनी चाहिए? थैंक यू सो मच कि आपने मुझको आपके प्रोग्राम पे बुलाया। जी मैम। देखिए, जो मसला मेरे सामने है वो सबसे पहले ये है कि हिजाब के लिए कोई भी किस्म का बैन इंडिया में नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बता रहा है कि आप जिस किस्म का कपड़ा चाहो आप पहन सकते हो। आप घर में पहन सकते हो, आप फ्रेंड्स के साथ पहन सकते हो, बाहर गए, मार्केट गए, जो चाहिए आप पहन सकते हो। चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो घूंघट हो, चाहे वो साड़ी हो, आप पहन सकते हो। तो देयर इज नो डिबेट एट ऑल ऑन दैट इशू। द सेकंड पॉइंट इज, जहां राइट टू एजुकेशन का सवाल है, तो ये बात ये है कि आई थिंक दैट वी आर स्ट्रेचिंग दिस मैटर टू फार।
क्योंकि अगर आप राइट टू एजुकेशन कहेंगे तो बहुत सारी आजकल मुसलमान लड़कियां भी हैं जो जो जा रही हैं विदाउट द हिजाब एंड अक्वायरिंग एन एजुकेशन। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर स्कूल है जहां ये हिजाब का डिमांड, यानी कि मुझको पहनना अच्छा लगता है, माय चॉइस है, और मुझको अलाउड नहीं है, तो आप उस स्कूल में मत जाइए, आप दूसरी स्कूल में जा सकते हो। तो बहस जो है वो एजुकेशन को लेके और उसको इतना स्ट्रेच कर देना कि मुसलमान लड़कियों को बिल्कुल इल्म हासिल नहीं हो सकता है, आई डू नॉट एग्री विद दैट। You see, I cannot agree with that because that is taking matters too far. तीसरी बात मेरी ये है कि देखिए हर इंस्टीट्यूशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, चाहे वो एनी फॉर्म ऑफ, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो दूसरी जगह हो, चाहे वो स्कूल्स हो। अगर एक स्कूल का रूल है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप जाते हो तो आपको पढ़ लेना चाहिए कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और अगर आपको कोई भी बात से डिसएग्रीमेंट हो उस कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप मना कर दीजिए कि मैं इस स्कूल में नहीं जा सकती हूँ। लेकिन वो स्कूल का कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये कहता है कि आप यूनिफॉर्म पहनो और हमारा स्कूल जो है वो ये डिमांड करता है, तो आप वो स्कूल में एंट्री लेने के पहले आपको सोच लेना चाहिए, या तो आप दूसरी स्कूल में जाइए जहां ये रूल ना हो। तो आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्कूल where you go, whether it is with hijab or without hijab, must be respected. और ये पर्टिकुलर स्कूल का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था कि देयर इज हम यूनिफॉर्म पे स्ट्रेस देते हैं, हम चाहते हैं कि सब बच्चे यूनिफॉर्म पहने जी। माय फोर्थ सबमिशन टू यू सर इज दैट आई थिंक, ये मेरा पर्सनल मामला है, चाहे मेरे पैनलिस्ट अग्री हो या ना हो, कि अगर कोई भी स्कूल में, जैसे कि हाई कोर्ट का जजमेंट जो था उसने क्या कहा कि यू हैव टू कट अक्रॉस रिलीजन्स, कोई भी रिलीजियस सिंबोलिज्म हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, चाहे वो सैफरन रोब हो, चाहे वो क्रॉस हो, चाहे वो तिलक हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो स्कार्फ हो, वो चीज नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो दे आर ऑल इक्वल, दे आर देयर टू एक्वायर एन एजुकेशन, और वो उनका मकसद जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, न कि वो होना चाहिए कि हम हमारे मजहब को जाहिर करें, लेकिन ये होना चाहिए कि हम वहां इल्म हासिल करने गए। तो these are the 4 points that I have in mind. जी, and just one point मैं अभी वापस आपके पास आता हूं। एक सज्जन अभी नहीं बोले हैं, हाजी मेहरुद्दीन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपकी क्या राय है? आज आपने सुना अदालत में दोनों जो जज थे उन्होंने अपना अपना फैसला सुनाया, कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी हमारी बहन जो भी इस्लामी स्कॉलर हैं वो बता रही थी कि अगर हिजाब लगाना है तो आप दूसरे स्कूल में चले जाएं। देखिए, तो ये तो यहाँ पर ही बंटवारा करना चाहती हैं कि भाई मुसलमान जो है वो हिंदू स्कूल में पढ़ ही नहीं सकता। तो इनकी मानसिकता ये इनकी अपनी पर्सनल है। मगर मैं एक बात जी, कर्नाटक सरकार जो है ना मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के लिए कर रही है। बताइए, वर्षों से बच्चियां हिजाब लगाकर स्कूलों में जा रही थी, मगर अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। देश को 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, मगर अभी दिक्कत ये पैदा क्यों हुई? हिजाब पहनने से किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता। जब स्कूल में पगड़ी, कड़ा और बिंदी पर बैन नहीं तो हिजाब पर क्यों? हिजाब धार्मिक आजादी के अधिकार के दायरे में है। 17,000 छात्राओं ने परीक्षा नहीं दी या पढ़ाई छोड़ दी। मोदी जी का नारा बेटी पढ़ाओ ये काम है। और दूसरा जो नहीं, देखिए ये एक वकील साहब, एक सेकंड हाजी मेहरुद्दीन जी, देखिए ये एक बड़ी बहस है। एक तो ये है कि पूरा ध्येय इस बात पर होना चाहिए कि बच्चियां स्कूल जाएं और पढ़ें, सीधी बात, सबसे पहली चीज ये। और उस प्रोसेस में जो आसानी, जिस तरीके से उस प्रोसेस को आसान किया जा सकता है वो किया जाए। लेकिन इसका यह भी मतलब ना हो कि कोई अपने अंदर बतौर समाज बदलाव ही ना लाना चाहे। देखिए संकेत जी, जब वो बच्ची स्कूल जा रही थी हिजाब पहन के, तो वहां पर देखे आप भगवा कपड़े पहनकर कुछ लोग आकर वहां पर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तब से ये विवाद खड़ा हुआ। नहीं, देखिए राजनीतिक इसीलिए देखिए यहां पर कोई भी मैं राजनीतिक पैनलिस्ट बुलाया ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं समाज की। जी, राजनीति की बात ही नहीं हो रही। अच्छा संकेत जी, बताइए हिजाब से पब्लिक ऑर्डर और एकता को खतरा कैसे है? एक तो मेरे को ये सवाल। दूसरा जो तुषार मेहता जो है हमारे अटॉर्नी जनरल,
वो कह रहे थे हिजाब का जो आंदोलन था वो पीएफआई की साजिश है। तो इसमें ये हर चीज को पीएफआई से जोड़ के जो दिखाया जाता है मुसलमानों को, अगर लफ्ज याद होता है, कोई प्यार करता है तो लफ्ज याद कह दिया जाता है, कोई अगर जमीन खरीद लेता है मुसलमान तो उसे लैंड जिहाद बता दिया जाता है। कोरोना से भी मुसलमानों को जोड़ा गया, दंगे से मुसलमानों को जोड़ा गया। जो बीजेपी के राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है, हर तरह से वहां पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है संकेत जी, जिसे आप इनकार नहीं कर सकते। आप ये बताइए, देश के कौन से संविधान और कौन से कानून में लिखा है कि आप बुलडोजर चला दे? क्या कानून कोई कोर्ट कहता है, कोर्ट फैसला देगा किसके घर पे काम चलाना है, ये अपने आप से चलाना शुरू कर। तो ये कंट्रोवर्सी ये जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं देश में। मेरे ख्याल से हमको इंतजार करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जब बहुत डिटेल्ड बहस होगी, एक और जजेस जो हैं, एक बड़ी बेंच इस पर फैसला लेगी, तो एक जरूरी फैसला निकल करके आएगा और कई जुड़े हुए मुद्दे भी निकल करके आएंगे। ये इस्लाम में ज़रूरी है या नहीं है, हो सकता है कि उस पर भी बहस हो। तो अब अदालतों का इंतज़ार करना पड़ेगा आज के इस फैसले या कोई फैसला जो नहीं हुआ उसके बाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। दिल्ली पुलिस ने गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को हिरासत में ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर गोपाल इटालिया आज राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। महिला आयोग ने उन्हें नोटिस जारी करके समन किया था। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का आरोप था कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ऑफिस के गेट को धक्का देकर अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके लिए उन्हें पुलिस बुलानी पड़ी। उन्होंने कहा कि गोपाल इटालिया यहां आकर भी ट्वीट कर रहे थे ताकि लोग उकसावे में आकर यहां पहुंचें और कानून व्यवस्था खराब हो। इनके सपोर्टर्स ने जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की और मुझे लगता है, इनफैक्ट मेरी 2 बजे एक मीटिंग थी बहुत जरूरी, जो अब डिले हो गई है सेंट्रल दिल्ली में, और क्योंकि मैं बाहर नहीं निकल सकती थी, मुझे अपनी लाइफ पे भी थ्रेटनिंग लग रहा था। यहाँ 100-150 लोग अगर पहुंच के मुझे थ्रेटन करेंगे तो ये किस प्रकार के नेता हैं, ये कैसी इनकी वर्किंग है, ये मुझे लगता है इनकी लीडरशिप को भी सोचना चाहिए और इनके कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए कि एक राष्ट्रीय महिला आयोग का ये ऑफिस था जहां ये आराम से आकर सिर्फ जवाब देना था। इनको क्यों जरूरत थी ये झूठ बोलने की और इतने सारे वकीलों को भी लाने की। शरद शर्मा अब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? शरद, मेरी आवाज आ रही है? दोहराएंगे संकेत जी, मेरा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है इस पे? संकेत, देखिए, अभी तो पहले तो यही नहीं अभी पता चल पाया है कि गोपाल इटालिया को पुलिस कहां लेके गई है। करीब 2:15 बजे जो राष्ट्रीय महिला आयोग का दफ्तर था वहां से दिल्ली पुलिस की गाड़ी में गोपाल इटालिया को बैठाकर ले जाया गया और हमें ये खबर मिली कि संभव है कि एक जुरिडिक्शन जो है वो सरिता विहार थाने का बनता है। ये सरिता विहार थाना है, तो इसके बाहर लगभग 2 घंटा हो चुका है, लेकिन गोपाल इटालिया का अभी कोई अता पता नहीं है। जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं गुजरात में, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमला कर रही है, राष्ट्रीय महिला आयोग पर राजनीतिकरण का आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि जो महिला आयोग का तो कोई जुडिक्शन बनता ही नहीं था इस मामले में, और इस मामले में उन्होंने न सिर्फ बुलाया बल्कि राजनीति भी की है। तो जब तक गोपाल इटालिया नहीं मिल जाते हैं, उनका पता नहीं चल जाता है, पहली बात तो पता करना जरूरी है, और दूसरा ये अभी पुलिस ने औपचारिक रूप से नहीं बताया है कि आखिर किस मामले में ये हिरासत में लिया है। हम संभवतः मानते हैं कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं उनकी शिकायत पर ये हिरासत में लिया गया होगा, लेकिन 2 घंटे तक एक नेता का पता ना चले, ये भी कम हैरान करने वाली बात नहीं है। कम से कम दिल्ली पुलिस को जो है इत्तला देनी चाहिए आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी को या उसके वकीलों को कोई इत्तला नहीं है और हमें भी कोई इत्तला नहीं है कि आखिर हिरासत में लेकर गोपाल इटालिया को कहां ले जाया गया है। जी बिल्कुल, शरद शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखेंगे राजनीतिक रूप से ये मामला कितना तूल पकड़ता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।
तेंदुए का एक छोटा सा बच्चा अपनी मां से बिछड़कर जंगल के बाहर मुंबई के आरे इलाके में आ गया था। वहां के लोगों ने उसे पकड़कर उसे वन विभाग को सौंप दिया। वन विभाग के अधिकारियों को डर था कि अगर बच्चा जल्दी मां तक नहीं पहुंचा तो उसकी मां बस्ती में घुसकर इंसानों पर हमला कर सकती है। लिहाजा जंगल में ले जाकर तेंदुए को पिंजरे में रखा और उस पर निगाह रखी गई। उसकी गंध सूंघती हुई जैसे ही उसकी मां नजदीक आई तो पिंजरे का दरवाजा खोल दिया गया। फिल्म सिटी के सुरक्षा कर्मियों को तेंदुए का एक बच्चा वहां के मुख्य रास्ते से सटे हुए एक संकले इलाके में कुत्तों से घिरा हुआ दिखा। उन्होंने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे तुरंत वहां से उठाकर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की एक कर्मचारियों के हाथ सौंप दिया। इसके बाद संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम ने उस पूरे इलाके में घूमकर बच्चे को फिर से मां से मिलाने के लिए एक जगह निश्चित की। इसी दौरान पशु वैद्य के अधिकारियों ने उस बच्चे का पूरा ख्याल रखा और उसे आवश्यक दवाई और खाना खिलाया।